नमस्कार। प्रेमचंद की कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो पढ़ने के बाद आपको अंदर तक हिलाकर रख देती है, और वो है कफन। कभी सोचा है कि जब गरीबी हद से गुजर जाती है तो क्या होता है, जब वो इंसान की रूह को ही खा जाती है? ये कहानी सिर्फ भूख और पैसों की कमी की नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम पर एक सवाल है जो लोगों से उनके इंसान होने की पहचान तक छीन सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें एक ऐसे मंजर में ले जाती है जहां उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। सोचिए जरा इस सीन को। एक झोपड़ी, उसके दरवाजे पर बाप बेटा, सामने बुझा हुआ अलाव, बिल्कुल चुपचाप, और अंदर बेटे की पत्नी बुधिया दर्द से तड़प रही है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बाहर की ये जो खामोशी है ना, ये असल में खामोशी है ही नहीं। ये एक चीख है, बेपरवाही की, हार मान लेने की, सब कुछ खत्म हो जाने की चीख। तो इस झोपड़ी का अंधेरा ये सिर्फ रोशनी की कमी वाला अंधेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन किरदारों के दिलों का अंधेरा है। एक ऐसी बेहिस्सी, एक ऐसी इंडिफरेंस का अंधेरा जिसने उनकी रूह पर कब्जा कर लिया है। और इस एक इमेज में पूरी कहानी का निचोड़ है। सच में अंदर बुधिया दर्द से चीख रही है, और बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू पत्थर की तरह खामोश बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी ये चुप्पी उनकी मजबूरी नहीं दिखाती, ये उनकी सुन्न हो चुकी संवेदनहीनता को दिखाती है। और ये किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है। लेकिन सवाल तो यही उठता है, आखिर कोई इतना बेपरवाह, इतना कोल्ड कैसे हो सकता है? यही तो प्रेमचंद का कमाल है। वो घीसू और माधव को विलन की तरह पेश नहीं करते। वो बताते हैं कि ये दोनों असल में उस सदियों पुरानी, उस क्रशिंग पॉवर्टी का प्रोडक्ट है। वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने अपनी किस्मत से हार मान ली है, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपना एक अलग ही लॉजिक बना लिया है। एक ऐसी फिलॉसफी जहां एम्पैथी, इमोशन, ये सब लग्जरीज हैं, और ये लग्जरी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। माधव के शब्द सुनिए, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर भी क्या करूं। सोचकर देखिए, रूह कांप जाती है। ये लाइन दिखाती है कि कैसे रोज रोज की भूख और लाचारी इंसान के अंदर से प्यार और हमदर्दी जैसे बेसिक इमोशंस को भी नोच कर निकाल सकती है। उसके लिए बुधिया का दर्द एक फैक्ट है जिसे वो बदल नहीं सकता। तो उसका दिमाग कहता है, इसे इग्नोर करो, यही आसान है। कितना खौफनाक है ना कि जिंदा रहने का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट महसूस करने की एबिलिटी को ही दबा देता है। और फिर आता है घीसू, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा ज्यादा सिनिकल। वो सीधा सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर चोट करता है। वो कहता है, बड़ा खराब रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पे नया कफन चाहिए। वाह, क्या लाइन है! एक सेंटेंस में पूरे समाज का जो पाखंड है, जो हिपोक्रेसी है, उसको नंगा करके रख दिया है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है डीह्यूमनाइजेशन, यानी अमानवीकरण। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, जब कोई इंसान इतनी ज्यादा तकलीफ झेलता है इतने लंबे टाइम तक कि उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए ना अंदर से बंद हो जाता है, इमोशनली शट डाउन, फीलिंग, जिम्मेदारियां सब खत्म। घीसू और माधव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। वो बुरे पैदा नहीं हुए थे, हालातों ने उनके अंदर से इंसानियत को निचोड़ लिया है। और फिर बुधिया मर जाती है, और यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। अब तक जो बाप बेटा एकदम इंडिफरेंट थे, खामोश थे, अचानक वो एक्टर बन जाते हैं। अब गेम उनकी अपनी फीलिंग्स का नहीं है, अब गेम है समाज के लिए परफॉर्मेंस का। देखिए तो सही, ये पूरा प्रोसेस कितना कैलकुलेटेड है। बुधिया के मरते ही घीसू और माधव पहले तो जोर जोर से रोने पीटने का नाटक शुरू कर देते हैं। क्यों? दर्द से नहीं, ताकि गांव वाले सुन लें, क्योंकि वो जानते हैं समाज को असली दुख से मतलब नहीं है। समाज को दुख का दिखावा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। और यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। जिन गांव वालों ने उसके जीते जी शायद कभी एक रोटी नहीं दी, वो अब उसके मरने की रस्म के लिए आराम से पैसे दे देते हैं। 5 रुपए कफन के लिए 5 रुपए जमा हो जाते हैं। अब आज के टाइम में ये कुछ नहीं लगता, लेकिन उस जमाने में उन जैसे लोगों के लिए 5 रुपए एक छोटी मोटी दौलत थी। इतने पैसे एक साथ तो शायद उन्होंने जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। और अचानक ये 5 रुपए सिर्फ एक कफन के पैसे नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं एक मौका, एक टेम्पटेशन। तो पैसे हाथ में है, लेकिन अब
सवाल अब ये है, एक तरफ एक मुर्दा जिस्म है जिसे ढकना है, और दूसरी तरफ दो जिंदा जिस्म हैं जो सालों से भूखे हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी हैं। तो वो क्या चुनेंगे? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस क्लाइमैक्स पर जो सच में पढ़ने वाले को झिंझोड़ कर रख देता है। घीसू और माधव एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जो सोसाइटी के नजरों में तो गुनाह है, लेकिन उनके अपने गरीबी के लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल A1, बिल्कुल सही। उनका हिसाब किताब देखिए, कितना ब्रूटल और सीधा है। एक तरफ है एक बेजान लाश जिसे एक कफन चाहिए, जो आखिर में जलकर राख ही हो जाना है। दूसरी तरफ है दो जिंदा इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ भूख देखी है, अपनी हर ख्वाहिश को मारा है। इस तरह से जब देखा जाए ना, तो उनके लिए ये चॉइस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, कुछ साथ तो नहीं जाता। बस ये एक लाइन घीसू की पूरी लाइफ फिलॉसफी को समझा देती है। वो इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि उसके लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। मरने वाले के साथ कुछ नहीं जाना, तो जिंदा लोगों की जरूरत पूरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो कड़वा सच है जिसे सोसाइटी आमतौर पर सुनना नहीं चाहती। और फिर वो उन पैसों से कफन नहीं खरीदते, वो करते हैं अपनी जिंदगी की शायद सबसे पहली और आखिरी दावत। शराब की बोतलें, गर्मा गर्म पूड़ियां, तली हुई मछली, चटनी, अचार, वो सब कुछ जिसका उन्होंने शायद सपना ही देखा था। यह सीन जितना शॉकिंग है उतना ही ट्रैजिक भी है। ये उनकी जिंदगी भर की दबी हुई ख्वाहिशों का एक धमाका है, एक्सप्लोजन। और हद तो तब हो जाती है जब वो नशे में धुत होकर बुधिया को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, हमारी आत्मा तो तृप्त हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना होगा? मतलब उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, इसलिए बुधिया को स्वर्ग मिलेगा। मोरालिटी को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है। अपने स्वार्थ को, अपने भूख को पुण्य का नाम दे रहे हैं। ये दिखाता है कि गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो हमेशा हमेशा परेशान करता रहेगा। प्रेमचंद ने कोई फैसला नहीं सुनाया, वो जज नहीं है, वो बस एक आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि आखिर में घीसू और माधव इस कहानी के विलन हैं ही नहीं, वो तो विक्टिम है, शिकार है। वो एक ऐसे सिस्टम का प्रोडक्ट है जो मेहनत करने वाले को भूखा मारता है और उसे आलसी और कामचोर बनने पर मजबूर कर देता है। उनका जो मॉरल फेलियर है वो सिर्फ उनका नहीं है, ये उस पूरे समाज की हार है जो अपने लोगों को इंसान बने रहने का एक आम सा मौका भी नहीं देता। तो इसी सवाल के साथ प्रेमचंद हमें छोड़ जाते हैं। दोषी कौन है, वो इंसान या वो समाज जिसने उसे ऐसा बना दिया? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वो चीज़ है जो कफन को आज भी इतना रेलेवेंट, इतना पावरफुल बनाती है। ये कहानी हमें मजबूर करती है अपने आसपास देखने पर और खुद से पूछने पर कि हमारा समाज आज कितने घीसू और माधव पैदा कर रहा है।